खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आरएसएस ने देश के मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने का एक और कदम बढ़ाया है। इस बार आरएसएस से जुड़ा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच देश की कमर्शियल कैपिटल मुंबई में पहली बार 4 जून को इफ्तार की बड़ी दावत देने जा रहा है। इस इफ्तार पार्टी में मुस्लिम देशों के डिप्लोमैट्स और देश की मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े करीब 200 जाने माने लोगों को न्योता भेजा गया है। दूसरी तरफ फॉर्मर प्रेसिडेंट और दिग्गज कांग्रेसी रहे प्रणब मुखर्जी ने भी 7 जून को नागपुर में आरएसएस के उस बड़े प्रोग्राम में जाने का न्योता स्वीकार कर लिया है जो संघ प्रचारक बनने का सबसे हाई लेवल प्रोग्राम माना जाता है। इस प्रोग्राम का मेन स्लोगन ही है, मैं संघ हूं, संघ मेरा है। कांग्रेस अंदर ही अंदर उनके इस कदम से आग बबूला है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का कहना है कि सिर्फ न्योता एक्सेप्ट करने से प्रणब दा के बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए और उन्हें वहां जाकर संघ को बताना चाहिए कि उनकी आइडियोलॉजी में क्या गलत है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह कि संघ का यह मिशन एक्सपेंशन क्या बढ़ाएगा ऑपोजिशन की टेंशन। इसी पर करेंगे आज बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। प्रणब दा को संघ की दावत, रघुराम राजन को वीएचपी की दावत, मुंबई में आरएसएस की इफ्तार पार्टी, संघ का मिशन एक्सपेंशन क्या अपोजिशन बढ़ाएगा टेंशन। हिंदूवाद और हिंदू राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करने वाले आरएसएस को कौन नहीं जानता। आम आदमी आरएसएस के बारे में क्या कहता है, ये एक हिंदूवादी संगठन है, वहीं कुछ कहते हैं एक मुस्लिम मुखालिफ संगठन है। यही वजह है कि आरएसएस का मुस्लिम मुखालिफ नजरिया कांग्रेस को पसंद नहीं। ऐसे में संघ के मंच से 7 जून को होने वाले प्रोग्राम में प्रणब दा की शिरकत पर कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। प्रणब मुखर्जी और आरएसएस दोनों के अफकार व नजरियात जुदा हैं। मरकजी वजीर नितिन गडकरी का कहना है कि प्रणब मुखर्जी का दावतनामा कबूल करना अच्छी पहल है, सियासी छुआछूत अच्छी बात नहीं। प्रणब दा को संघ की दावत के बाद अब वीएचपी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साबिक गवर्नर रघुराम राजन को भी खिताब के लिए दावत दी है। स्वामी विवेकानंद के तारीखी खिताब के 125 साल पूरे होने के मौके पर यह प्रोग्राम सितंबर महीने में शिकागो में मुनक्किद होना है। राजन को भेजा जाने वाला दावतनामा इसलिए सवालात के घेरे में है। जब साबिक गवर्नर आरबीआई के गवर्नर थे तब आरएसएस की जानिब से उन पर कई तरह के सवालात उठाए गए थे। संघ की ज़ैली तंजीम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का नजरिया भी संघ से मुख्तलिफ नहीं है। ये तंजीम भी वंदे मातरम, तिरंगा यात्रा, अमरनाथ यात्रा जैसे मामलात में संघ के साथ खड़ी नजर आती है, लेकिन संघ अब कुछ नई तब्दीली ला रहा है। इसी कड़ी से जुड़ी है संघ की सरपरस्ती में मुंबई में मुनक्किद होने वाली इफ्तार पार्टी। इसके लिए संघ से जुड़े मुसलमानों और दीगर 70 ममालिक को इफ्तार की दावत दी गई है। ऐसे में इफ्तार की दावत मकसद साफ है, संघ मुस्लिम वोट बैंक को करीब करने में लग गया है। 4 साल से मोदी हुकूमत में सियासी इफ्तार पार्टी नहीं हुई, वहीं बैनुल अक़वामी सतह पर यह भी बताना है कि मुसलमान मोदी हुकूमत में महफूज हैं। अब सवाल ये है कि 90 साल बाद संघ को मुसलमानों का ख्याल कैसे आ गया। वहीं दूसरी जानिब संघ का दूसरा चेहरा भी देख लीजिए। संघ के नजरिए पर काम करने वाली तंजीम बजरंग दल हथियारों से लैस ऐसे अफराद को तैयार कर रही है जो मुल्क में लव जिहाद के खिलाफ मुसलमानों से लड़ने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। एक तरफ लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों से दो हाथ करने के लिए हथियारों की ट्रेनिंग, तो वहीं दूसरी जानिब इफ्तार की दावत। तो वहीं प्रणब दा और आरबीआई के साबिक गवर्नर रघुराम राजन को प्रोग्राम में खिताब के लिए दावत ने अपोजिशन के होश उड़ा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो संघ का यह मिशन एक्सपेंशन के ऑपोजिशन की टेंशन बढ़ाने जा रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। तमाम खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ नवीन जिंदल साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। शहजाद पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा राजकुमार भाटी साहब सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के, थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब मुंबई से सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, माहिम दरगाह के ट्रस्टी हैं और इल्मो हुनर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन हैं। साथ ही साथ प्रज्ञा भूषण जो कि आरएसएस थिंकर हैं, संघ विचारक हैं, वो हमारे साथ इस बहस में अपनी राय रखेंगी। और दुष्यंत नागर साहब जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ इस डिबेट को ज्वाइन करेंगे।
बस थोड़ी देर में। प्रज्ञा जी, लेकिन पहला सवाल आपसे, क्योंकि संघ की आइडियोलॉजी को लेकर और संघ के इस मिशन एक्सपेंशन को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है कि मुसलमानों को लेकर संघ की आखिर राय क्या है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जो जमीन पर कर रहे हैं वो सबके सामने है। जिस तरह से लव जिहाद को लेकर एक मोर्चा खोला गया है, जिस तरह से कहीं ना कहीं मुसलमानों को ब्लेम करने की कोशिश की जाती है इसके लिए, जिस तरह से हथियारों की ट्रेनिंग देते हुए वीडियोस नजर आते हैं, और उसके बाद जो आप संघ से ही जुड़ी हुई मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नाम की संस्था है वो इस तरह की इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रही है जिसका मकसद मुसलमानों को संघ के साथ जोड़ना है। देखिए समीर जी, अभी आपने खुद कहा कि संघ से जुड़ी हुई मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है ना, तो यानी कि संघ से मुस्लिम तो शुरू से जुड़े हुए हैं, पर संघ असल में क्या है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। हाँ। जो लोग ये कहते हैं कि कट्टर हिंदूवादी हैं, रेडिकलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ। उन लोगों को ये समझना चाहिए कि हिंदूवादी ना बोल करके आप राष्ट्रवादी बोले संघ को। संघ राष्ट्र के हित में काम करता है और राष्ट्र के हित में जो काम करेगा और जो भी इंसान जो राष्ट्र के प्रति अपनी संवेदना रखेगा वो संघ के साथ जुड़ा रहेगा। अब लेकिन आइडियोलॉजी तो हिंदू राष्ट्र की है ना, वहीं पर बाकी धर्मों के जो लोग हैं वो अलग हो जाते हैं कि भाई ये तो कट्टर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदू राष्ट्र की आइडियोलॉजी उपजती कहां से है? हाँ। कि जब आप धर्म के बेसिस पे हिंदू और मुसलमान के बेसिस पे जो कांग्रेस है वो एक देश का विभाजन कर देती है, जब उस समय में, ये आज की आइडियोलॉजी से आप मत लीजिए, जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया कि मुसलमान वहां जाएंगे, हिंदू यहां आएंगे, और उस टाइम में जो हिंदुओं के साथ हुआ तो वहां से उपजना शुरू हुआ कि ये अलग अलग क्यों किया गया, और फिर आरएसएस को एक हिंदू कट्टरवादी संस्था के तौर पे सामने खड़ा किया गया कांग्रेस के द्वारा। 60 साल से इस देश को कांग्रेस चला रही थी, लेकिन कांग्रेस ने किया क्या? वो तो मुसलमानों के बहुत रहनुमा बने हुए हैं शुरू से। उन्होंने मुसलमानों के साथ क्या किया? अगर आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखेंगे, आप अमिताभ कुंडू की रिपोर्ट देखेंगे या रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट देखेंगे, तो उसमें सबसे बदतर हालात इन 60-70 सालों में मुसलमानों के हुए। एससी एसटी से भी ज्यादा नीचे तबके के दबे कुचले कौम अगर हुई तो वो यानी कुल मिलाकर इस मुहिम का मकसद ये माने कि मुसलमानों को खरीब लाने की कोशिश है। कुल मिलाकर इस मुहिम का मकसद यह है कि हर राष्ट्रवादी को संघ के साथ होना चाहिए और संघ राष्ट्र के हित में काम करेगा। ठीक है, शहजाद पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने लंबा वक्त कांग्रेस पार्टी में बिताया है, अब कांग्रेस के बागी हैं। लेकिन शहजाद, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि जब यह खबर आई, जाहिर है कांग्रेस पार्टी के नेता बड़े आग बबूला हैं कि प्रणब मुखर्जी ने भी एक्सेप्ट कर लिया इनविटेशन आरएसएस के प्रोग्राम में जाने का, वो भी नागपुर। अब बयान यह आया पी चिदम्बरम साहब का कि प्रणब दा के बारे में हमें अभी कोई राय नहीं बनानी चाहिए कि वो संघ को लेकर क्या सोचते हैं, संघ के करीब हैं या दूर हैं, क्योंकि यह भी तो हो सकता है कि वो संघ के प्रोग्राम में जाकर बताएं कि उनकी आइडियोलॉजी में गलत क्या क्या है। आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? नहीं, अगर ऐसी बात है तो रमेश चेन्नीतला जो केरला के कांग्रेस यूनिट के अध्यक्ष है, उन्होंने ये पत्र लिखकर क्यों कहा प्रणब मुखर्जी से कि मत जाइए, अनर्थ हो जाएगा। सीके जाफर शरीफ हो या इसके अलावा हनुमंता राव हो, उन्होंने तो अपने पत्र में लिखा कि 2019 के लिए बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बताना चाह रहे हैं कि देखिए, जो राहुल गांधी का एक प्लैंक है कि आरएसएस सांप्रदायिक तंजीम है और उसको सांप्रदायिकता का चोला पहना के सेकुलरिज्म की राजनीति करनी है, तो उसमें कहीं ना कहीं खलल पड़ेगी, इसलिए आप मत जाइए। पर मुझे लगता है कि प्रणब मुखर्जी ने जो नेहरू जी ने किया है या जो लाल बहादुर शास्त्री ने किया है कि राजनीति में किसी को भी अछूत नहीं माना जाता, सिर्फ उस चीज को उन्होंने फॉलो किया है, तो इसमें इतनी आफत आने का कोई काम ही नहीं है। और जो लोग पाकिस्तान से, सेपरेटिस्ट से, हुर्रियत से बातचीत के लिए तैयार होते हैं, अगर एक देश की तंजीम है जिसमें एक पूर्व राष्ट्रपति जाना चाहते हैं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं, शायद वो उनको कटु शब्द कह कर आएंगे। तो यानी शहजाद, आपके हिसाब से कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं माना जा सकता ना? आरएसएस को, संघ को कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं माना जा सकता ना, सिर्फ इस बुनियाद पर कि भाई उसकी आइडियोलॉजी जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने की है भारत को? नहीं, मेरा कहना यह है कि अगर सलमान खुर्शीद खड़े होकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कहते हैं कि हमारे कपड़ों पर मुसलमानों के खून के दाग है
और फिर भी हम कांग्रेस में इतनी आस्था रखते हैं, तो आरएसएस के लोग अगर कुछ कहते हैं और प्रणब मुखर्जी उनके साथ रूबरू होकर उनके सामने कुछ बात रखना चाहते हैं, तो प्रणब मुखर्जी को बीजेपी का एजेंट मत बनाइए। प्रणब मुखर्जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति है, उन्होंने आरएसएस की बहुत टीका टिप्पणी की है, तो अगर वो जाना चाहते हैं उनको जाने दिया जाना चाहिए। इतनी आफत मचाने की कोई जरूरत नहीं है। राजकुमार भाटी साहब, ये टेंशन की वजह क्या है? ऑपोजिशन के लीडर्स जो हैं, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी टेंशन में नजर आ रही है। प्रणब मुखर्जी ने जब से फाइनलाइज किया है कि भाई वो आरएसएस के प्रोग्राम में जा रहे हैं नागपुर, आपको लगता है इसकी जरूरत है कुछ? मैं समझता हूं समीर अब्बास जी, मैं समझता हूं कि प्रणब मुखर्जी जी अगर जा रहे हैं तो इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर संघ आरएसएस अगर अपनी सोच को बदल रहा है और वो मुसलमान भाइयों को भी गले लगाना चाहता है और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करता है, समावेशी राजनीति की बात करता है, तो ये तो इस देश के लिए एक शुभ संकेत है। भाई हमारी आरएसएस से क्या लड़ाई है? हमारी कोई उसके नाम से लड़ाई नहीं है, हमारी उसके कर्म से लड़ाई है, उसके कैरेक्टर से, उसके चरित्र से लड़ाई है। इनका चरित्र अब तक ये रहा है कि दूसरे धर्मों के प्रति घृणा फैलाना, एक धर्म की बात करना, एकांगी राजनीति की बात करना, एक झंडा, एक भाषा, एक जैसा, हमारा जो एक जैसी भूषा, एक जैसा खाना, ये जो इनकी एक नीति रही है, हम इसके विरोध में रहे हैं। हमारा देश बहुसंस्कृति का, बहुधर्म का, बहुजाति का देश है, सबको गले लगाओ। अगर संघ अपनी पुरानी नीति को छोड़कर, जो संघ की किताबों में लिखा हुआ है कि मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट ये हमारे दुश्मन है, और जो संघ कहता था हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारतीय संविधान को नहीं मानता था, भारतीय तिरंगे को नहीं मानता था, राष्ट्रगान को नहीं मानता था, अगर अब मैं बता दूंगा, प्रज्ञा जी बता दूंगा, प्रज्ञा जी ए बंच ऑफ थॉट्स में लिखा हुआ गुरु गोलवलकर की में कि ईसाई, मुसलमान और कम्युनिस्ट ये हमारे शत्रु हैं। और सुनिए प्रज्ञा जी, ये हमारा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान स्वीकृत हुआ। 30 नवंबर 1949 के ऑर्गेनाइजर में गुरु गोलवलकर ने एक लेख लिखा। उन्होंने लिखा कि ये जो संविधान है पश्चिमी देशों की नकल है, ये कटिंग पेस्टिंग करके बनाया संविधान है, ये भारतीय संस्कृति का संविधान नहीं है। हमारा संविधान मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। आप तिरंगे को झंडा नहीं मानते थे देश का, आप कहते थे 3 रंग अशुभ होते हैं, आप कहते थे 3 रंग अशुभ होते हैं। ठीक है, आप महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानते आज भी। एक मिनट दुष्यंत साहब, बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानते, लेकिन अब आप धीरे धीरे बदल रहे हैं। ठीक है, आप अम्बेडकर को भी मान रहे हैं, गांधी को भी मान रहे हैं, आप बीजेपी नहीं है और मुसलमानों को ठीक है लगा रहे हैं, नवीन करते हैं। आप बीजेपी नहीं है और आप ठीक है, एक मिनट दुष्यंत साहब, एक मिनट, अभी आप स्क्रीन पर ही नहीं, एक मिनट। ठीक है भाटी साहब, नवीन जिंदल, क्या वाकई संघ का मुसलमानों को लेकर स्टैंड सॉफ्ट हुआ है? संघ कट्टरवाद से आगे बढ़कर अब मुसलमानों को गले लगाने की कोशिश में है? समीर भाई, मालूम नहीं कि कब कट्टरवाद जो है आप लोगों ने संघ को कट्टरवादी बना डाला। हाँ, ये तो आप ही की भाषा है, हमारी नहीं है। हाँ, ये उन हिंदू राष्ट्र किसकी भाषा है? मैं वही बता रहा हूँ, वही बताता हूँ। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं ना कि आपने खुद ही अलग कर लिया बाकी धर्मों से। जब आप ये कहते हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखते हैं, तो बाकी धर्मों से आप खुद ही अलग कर लेते हैं। वो भी नहीं है, वो भी मैं उसको दोनों बात में चारों बातों का जवाब देने जी जी जी, एक एक करके। जी प्लीज। पहली बात ये कि हिंदू एक संस्कृति है, हिंदुत्व एक संस्कृति, हमने भी कहा है, संघ भी कहता है, देश का सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात को कहता है, और उसी संस्कृति पद्धति पे जाना चाहिए। इसको कभी किसी ने विरोध नहीं किया। संघ के कार्यकर्ता जब भी कभी आपदा आती है तो किसी की मदद करने के लिए नहीं पूछते हैं कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई। वो सारी बातें ठीक है, सबके लिए काम करते वो सारी, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि भारत में रहने वाले, हिंदुस्तान में सारे रहने वाले सारे लोग हिंदू हैं, हाँ, तो और हम इसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो बात अलग हो जाती है ना। गरीबों में रुपया मैं कह रहा हूं ऐसी बातों से आप दूर कर रहे हैं, तो अब दूसरी कम्युनिटीज को आप दूर कर रहे हैं अपने से। मैं ये कह रहा हूं, करने की बात नहीं करता प्रज्ञा जी, पहले एक मिनट, तीनों को मैं जवाब दे दूं। पॉलिटिशियन उन्होंने मुझसे पूछे, मैं जवाब दे दूं। जी भाटी जी, आपने जो कहा था, मैं आपकी बात का सबसे पहले जवाब देता हूं। संघ एक वो विचारधारा है बताइए जो राष्ट्रवादी, राष्ट्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण का कार्य करता है। मैं आपकी बात सुन लीजिए। जी जी। दूसरी बात, आपने कहा कि संघ जो है रोजा इफ्तार कर रहा है, संघ नहीं कर रहा। मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ, बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ। परम पूजनीय सर संचालक जी और हमारे सर कारवा जी ने पिछले वर्ष भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को साफ किया था। संघ
कि एक जो है अनुषंगिक संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो है, इसीलिए हमने कहा संघ से जो आज वो कोई नई चीज आज पहली बार नहीं कर रहा है, पहली बार मुंबई में होने जा रहा है। अब तक मुंबई में कभी संघ की तरफ से, पार्लियामेंट राष्ट्रीय मंच की तरफ से देश के पार्लियामेंट पार्टी नहीं हुई, अब मुंबई में होने जा रही है। पार्लियामेंट हमने कहा पहले भी हुआ है, मुंबई में पिछली बार भी हुआ है। नहीं, मुंबई में नहीं हुआ, पिछली बार भी हुआ है। मैं बता सुनिए, मैं आपको बताता हूं, मुंबई में पहली बार है समीर भाई, पिछली बार भी हुआ है, मैं तो शामिल था ना। अच्छा, मैं बता रहा हूं, ठीक है, ऐसा नहीं, बड़े हर एक इस बार राजनयिकों को बुलाने जा रहा है, जो राजनयिक पहले दिल्ली में बुलाए जाते थे, इस बार वो राजनयिकों को जो मुंबई में रहने वाले उनको बुलाया जा रहा है। दूसरी बात, प्रणब मुखर्जी साहब के लिए आज जो है सब लोग कह रहे हैं कि वो क्यों जा रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं, क्या आपत्ति है? महात्मा गांधी जब संघ के कार्यक्रम में गए और उसके बाद जब उन्होंने कहा संघ एक अनुषंगिक संगठन है, अनुशासन के दायरे में काम करने वाला संगठन है, संघ में जाने के बाद पता चला कि वहां छुआछूत है ही नहीं, उसको दूर किया जाता है। महात्मा गांधी की बात कांग्रेस के लोग नहीं मानते हैं, जिनके नाम पर कांग्रेस चल रही है, उन्होंने ही तो गांधी नाम दिया तभी तो चल रही है, वरना गांधी नाम भी था इनके पास। महात्मा जो गांधी परिवार पर नाम है वो महात्मा गांधी की ही तो देन है। लेकिन कांग्रेस में रहते हुए प्रणब मुखर्जी साहब के संघ को लेकर क्या विचार थे वो आपको पता है ना? कांग्रेस में उन्होंने अपनी राय जाहिर की है ना संघ को लेकर। ये भी विचार संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि आरएसएस से ज्यादा घटिया और गंदी संस्था कोई हिंदुस्तान। सुनिए, ऐसा प्रणब मुखर्जी ने संदीप दीक्षित से कहा, संदीप दीक्षित का दावा है ये। सुनो, प्रणब मुखर्जी साहब ने अपनी किताब में लिखा कि सोनिया गांधी हिंदू विरोधी है। उन्होंने कांची कोटी पीठ के शंकराचार्य को दिवाली से पहले जानबूझकर प्रेशर डाल करके अरेस्ट कराया हत्या के मामले में। ठीक है, प्रणब मुखर्जी साहब ने लिखा। मुफ्ती मंजूर साहब रहते हुए लिख रहे तब आपत्ति नहीं है। मुफ्ती मंजूर साहब, संघ की इस मुहिम का वेलकम करेंगे आप? इससे आपको लग रहा है कुछ फायदा होगा और जमीन पर हालात भी बदलेंगे, क्योंकि एक अच्छा मैसेज जाएगा एकता का? समीर भाई, इस चीज़ को आप महसूस करेंगे कि कुछ तशद्दुद पसंद तंजीमें, जिसे हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने तशद्दुद पसंद तंजीम कहा है, हम नाम लिए बगैर कहना चाहेंगे समीर भाई कि वो कुछ तंजीमें ऐसे हैं जिसे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने तशद्दुद पसंद कहा। वैसी तशद्दुद पसंद तंजीमों ने हमारी पहुंच कहां तक है वो दिखाना शुरू कर दिया है। अब वो पहुंच दिखाई जा रही है और आपके टीवी स्क्रीन पर बार बार हमारी पहुंच, आपकी ताकत जो दिखाई जाती है, और हमारी पहुंच इन्होंने बता दिया है कि हम प्रणब मुखर्जी तक भी पहुंच रखते हैं और कांग्रेस के हर उस नेता तक पहुंच रखते हैं जो कि उनके कोर कमिटियों में शामिल है। तो इनकी पहुंच को इन्होंने दिखाई दी। ये हालात बना रहे हैं, बीच में ना बोले। कम से कम मुफ्ती साहब, आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि आप जैसे लोग इस प्रकार के लोगों को मदद करते हैं जो देश विरोधी हो। अच्छा, नहीं, एक मिनट अपनी बात। अरे साहब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, तशद्दुद पसंद कैसे हैं? हम नहीं कह रहे, आप जब बात कर रहे थे तो हमने आपकी बात को कोई कट नहीं किया। अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुने, कट तो नहीं किया, लेकिन नहीं बीच में ना बोले ना। नवीन वो आपको सुन रहे थे ना इतने देर से। जी, अरे भाई सुन लीजिए ना, हमारी आवाज को क्यों दबा रहे हैं आप? अगर आप हमारी बात को पसंद नहीं करते हैं तो हमारी बातों से हमारी बातों को कट करें, लेकिन कम से कम बोलने का अधिकार तो दें। अरे साहब सुन, जी बोले आप। देखिए समीर भाई, हमने ये देखा है और इस चीज को महसूस किया है कि संघ हर हिस्से में, हर कोने में, हर जगह हिंदुस्तान के हर हिस्से में पहुंच रहा है, जो कि पहले से राष्ट्र विरोधी था, लेकिन उन्होंने अपने आप को राष्ट्र हित में अपने आप को पेश करने की भरपूर कोशिश की है। बात जहां तक मुसलमानों की है तो मुसलमानों ने कभी भी ऐसी तंजीमों को नकारा नहीं है। मुसलमान तो हमेशा खुले दिल का रहा है। हमेशा मुसलमानों ने यही कहा है कि मुल्क की तरक्की के लिए जो भी आगे आएगा मुसलमान उसका साथ देगा और साथ देता हुआ आया है। जैसे कि 2014 में भी आपने देखा और आज भी आप देखते आ रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर प्रणब मुखर्जी साहब वहां पर पहुंचते हैं या जाते हैं और आते हैं तो उस तमाम चीजों को सामने देखना पड़ेगा कि उनके हालात क्या है, वो क्या कहते हैं। अब हमारी फिक्र और हमारी सोच यह है कि अगर अफ्तार पार्टी करते हैं तो अफ्तार पार्टी तो अलग अलग सियासी तंजीमें करती रहती हैं, हर लोग अपने अपने तरीके से दावतें देते हैं, लेकिन मुसलमानों को हमेशा टारगेट बना के दावत देना, इस तरीके से कहना कि हम सिर्फ मुसलमानों को जोड़ रहे हैं, हर उस मिल्लत के लोगों को जोड़िए जो हिंदुस्तानी है, तो बात अच्छी लगेगी। यहां पर बात यह कही जा रही है कि हम मुसलमानों को जोड़ेंगे। मुसलमान हिंदुस्तान के लिए काम करता है, हिंदुस्तान के लिए जीता मरता है, संघ के लिए कभी काम नहीं करता है और ना ही संघ के लिए जीता मरता है। वो लोग जो ये कहते हैं कि मुसलमान संघ में है, तो ठीक है, कुछ मुसलमान आपके साथ हैं, इसमें हमें एतराज नहीं है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि जबरदस्ती मुसलमानों के ऊपर में किसी चीज को लादना डालना यह मुनासिब कहीं पर भी नहीं होगा। अगर मुल्क की तरक्की के लिए आप कोई भी काम करें, अफ्तार पार्टी रखें, रोजा इफ्तार रखें या कुछ और रख दें, तो मुल्क की तरक्की के लिए मुसलमान जहां भी जरूरत पड़ेगी मुसलमान पहुंचेगा, लेकिन किसी की आइडियोलॉजी को अपने ऊपर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक बात नहीं, ऐसा नहीं होगा ना नवीन, प्लीज राष्ट्र विरोधी कौन सा काम किया है मुझे बताएंगे?
मुफ्ती साहब, आपके लोग लगातार कांग्रेस के लोग बता देता हूं। अच्छा दुष्यंत नागर साहब, बाकी कोई चीज याद नहीं रही। दुष्यंत नागर साहब, यूपीए सरकार का संघ को लेकर स्टैंड क्या रहा? नवीन प्लीज प्लीज प्लीज, दुष्यंत नागर साहब, यूपीए सरकार का स्टैंड क्या रहा संघ को लेकर? जो कुछ तमाम वारदातें हुई उसमें संघ से जुड़े हुए लोग जिस तरह से पकड़े गए, उसके बाद सैफरन टेरर का जिक्र हुआ, यूपीए सरकार ने ये टर्म दिया और उसमें प्रणब मुखर्जी एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री संभाल रहे थे। उस वक्त उनकी संघ की राय, संघ को लेकर राय क्या थी, ये हम सब जानते हैं। अब उनका जाना आपको लगता है कितना अहमियत रखता है? देखिए, जाना बहुत अहमियत रखता है। प्रणब मुखर्जी साहब सच्चे गांधीवादी इस देश में माने जाते हैं और वो नेहरू जी के समय से ही उन्होंने पार्टी की, कांग्रेस विचारधारा की पुरजोर सेवा की। और जिस वक्त वो कांग्रेस से अलग हुए तो भी वो बीजेपी में ज्वाइन नहीं किए, उन्होंने अलग अपनी एक कांग्रेस बनाई। फिर 85 के बाद 89 में उन्होंने उसको मर्जर कर लिया। आज वो जा रहे हैं और कहां जा रहे हैं? जो एक दीक्षांत समारोह हो रहा है जिसमें इनके पूरे देश से आए हुए 709 स्वयंसेवक को उनको सर्टिफिकेट उनका दिया जा रहा है। वो 709 स्वयंसेवक क्या करेंगे? वो जाएंगे, फिर इनके पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, जिला प्रमुख और इनकी भारतीय जनता पार्टी को सशक्तिकरण करेंगे। और वो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त के अपने एजेंडे पे काम कर रही है। तो इस समय प्रणब मुखर्जी साहब का जाना, मैंने तो उनसे व्यक्तिगत रूप से भी निवेदन किया है और आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस आमंत्रण पे पुनर्विचार कीजिए। इस कार्यक्रम ये क्यों हो रहा है? नहीं, आप बीच में बोल, मैं जाऊं, मैं चला जाता हूं भैया, मैं आप ही बोलते रहो। यानी आपको लग रहा है कि नहीं जाना चाहिए उन्हें? सरदार पटेल जी आपके हो गए, प्रणब मुखर्जी आपके, स्टूडियो भी आपका। नहीं तो ये तो आप प्रणब मुखर्जी को ही तय करने देंगे ना? वो उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो तो सोच समझ सकते हैं ना। इतना तो मानते हैं आपका हम अनुरोध करें तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, आपको दिक्कत है? एक बात सुनिए, हम हमारे जैसे एक छोटे मोटे कार्यकर्ता जो बूथ लेवल पर उस विचारधारा को मजबूत करते हैं, जिस विचारधारा से वो जुड़े रहे हैं, तो हम एक अनुरोध है, हमारा विनम्रता पूर्वक अनुरोध है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आप मत जाओ। ठीक है, हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप उस आमंत्रण पर पुनर्विचार करो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर। शहजाद पूनावाला इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। शहजाद, मैं आता हूं आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। और जो बात दुष्यंत नागर साहब कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की राय भी यही है। छोटा सा ब्रेक, फौरन आ रहे हैं, कहीं ना जाइए। तो संघ का मिशन एक्सपेंशन क्या ऑपोजिशन की टेंशन बढ़ा रहा है? ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शहजाद पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, ब्रेक के दौरान हम लोग बात कर रहे थे तो दुष्यंत नागर साहब का कहना है कि भाई एक खूबी तो है बीजेपी में, आरएसएस में अपना बनाने की, अपना बना लेते हैं। जैसे सरदार पटेल थे कांग्रेस के, उन्हें अपना बना लिया, मुसलमानों को अपना बनाने की कोशिश हो रही है। आप लगातार संघ के खिलाफ मोर्चा खोलते रहे, आपको भी अपना बना लिया। ये मानेंगे आप? खूबी है ये? व्यक्ति निर्माण की खूबी है ये, राष्ट्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण कांग्रेस में नहीं है तो क्या कर? समीर भाई, मैं अपनी बात रख सकता हूं? हाँ। देखिए समीर भाई, प्रणब मुखर्जी ने आरएसएस के खिलाफ बड़े कटु शब्द बोले हैं जब वो सरकार में थे। हम लोग सहिष्णुता की बड़ी डिबेटें करते हैं, कुछ लोग अवार्ड वापसी भी करते हैं, कहते हैं हम टॉलरेंस वाले हैं इसलिए हम अवार्ड वापस कर रहे हैं क्योंकि इनटॉलरेंस बढ़ चुका है। मुझे बताइए टॉलरेंट कौन हुआ? मेरे जैसा मुसलमान जो राहुल गांधी से सिर्फ इतना कह गया कि भैया किसी मुसलमान या दलित को अध्यक्ष बनने दो, आप बार बार चुनाव हारते हो, तो मुझे चाय की तरह से मक्खी को जैसे निकालते हैं वैसे निकाल के फेंक दिया। यहाँ तक कि आपके डिबेट चैनलों पर वो प्रवक्ता भेजने से मना करते अगर शहजाद पूनावाला किसी डिबेट में चला जाए। और जिस प्रणब मुखर्जी ने इतने कटु शब्द बोले आरएसएस के लिए, आरएसएस के लोग उनको मंच दे रहे हैं। तो आप जो डिबेट करते हैं ना सहिष्णुता की और टॉलरेंस की, तो आप मुझे बताइए कि टॉलरेंस कौन हुआ? बहरहाल वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि प्रणब मुखर्जी साहब अपनी आइडियोलॉजी बदलकर आरएसएस के पास जा रहे हैं या फिर आरएसएस के स्टैंड जो हैं वो कुछ सॉफ्ट हुए जिसकी वजह से लोग जुड़ रहे हैं। कुछ ना कुछ तो होगा ना, कुछ तो बदला होगा। राष्ट्रभक्त के साथ जी, इसका मैं जवाब देता हूं 10 सेकंड में, 10 सेकंड में जवाब दे देता हूं। जी
जब मैं कांग्रेस में बहुत एक्टिव था तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने मुझे एक फाइल बताई और उन्होंने कहा कि ये प्रूफ है कि आरएसएस आतंकवाद करता है और आरएसएस सांप्रदायिक तंजीम है। और मैं ये फाइल लेकर सोनिया गांधी और शिवराज पाटिल और होम मिनिस्टर के पास जा रहा हूं और उन पे पाबंदी चाहता हूं। अब सोनिया गांधी जी ने आरएसएस पे पाबंदी नहीं लगने दी। अब आप सोनिया गांधी जी से पूछिए कि जब दिग्विजय सिंह जी आपको प्रूफ दे रहे थे तो क्यों आपने पाबंदी नहीं लगाई? क्या वो प्रूफ नहीं था या कम था? या दूसरी बात यह है कि मुसलमानों को बहकाने के लिए आरएसएस का एक भूत जिंदा रखना यह जरूरी था? इसमें से कौन सा जवाब है? ये सोनिया गांधी तो आज की तारीख में आपको ये समझ आ पाया कि क्या वो झूठ आरोप क्या है? या आज की तारीख में क्या आप ये बात करेंगे, ये मांग करेंगे कि आरएसएस पर को बैन कर देना चाहिए? देखिए, मुस्लिम वोट बैंक जिंदा रखने के लिए सैफरन टेरर मैं इतना कहूंगा कि आरएसएस पे अगर जी मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आरएसएस वाकई में इतनी खराब तंजीम थी तो हमारी सरकार थी, क्यों पाबंदी नहीं लगाई? हाँ, दुष्यंत नागर साहब, तो आज क्या आप मांग कर रहे हैं पाबंदी लगाने की? आप छोड़िए ना, शहजाद क्या मांग कर रहे हैं? आपको खानी पड़ी, क्या चाहते हो आप? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आइडियोलॉजी बदलता हुआ नजर कौन आ रहा है? दुष्यंत नागर साहब, क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, हाँ जी देखिए, अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि आइडियोलॉजी संघ अपनी बदल रहा है। हाँ। सिर्फ माननीय प्रणब मुखर्जी साहब के आमंत्रण को लेके ही अगर हम ये तय करेंगे तो ये थोड़ा जल्दबाजी होगी। रघुराम राजन को भी न्योता दे दिया वीएचपी ने शिकागो में उनके कार्यक्रम में आने का। रघुराम राजन साहब भी कांग्रेस के कैंप के माने जाते हैं। दरअसल ये इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद है, हाँ। वो एक अलग दृष्टिकोण में कार्य करती है। मुझे लगता है उनका कार्य सदैव राजनीति से ऊपर होता है। भारत से बाहर वीएचपी का कार्य बड़ा सराहनीय है। और मैं आपको बात कर रहे हैं आप दुष्यंत नागर साहब, विश्व हिंदू परिषद का काम राजनीति से बिल्कुल अलग रहता है। आप ये कह रहे हैं क्या कह रहा हूं? ये भारत से बाहर आप मेरी बात नहीं सुन रहे, इस तरह के प्रोग्राम पूरी मेरी बात नहीं सुन रहे। बजरंग दल को छेड़ देती है जमीन पर दिया आपने, ताकि कहीं ना कहीं पोलराइज किया जा सके, बीजेपी को फायदा हो सके। क्या बात आप कर रहे हैं समीर? समीर क्या बात कर रहे हैं आप? मेरी बात सुनिए ना, बोलिए ना। तंजानिया में अफगान मूल के हिंदू रहते हैं, उनके लिए वीएचपी ने जो कार्य किया है वो अनुकरणीय है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान में हमेशा वो बीजेपी के लिए कार्य करते हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी कांग्रेस के लिए कार्य नहीं किया वीएचपी ने, कभी किसी और दल के लिए नहीं किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाहर जाकर के नहीं किया ना, वीएचपी ने किया ना। आप ही की बात मान ली मैंने। आपसे बेहतर कौन बोलेगा नागर साहब? क्या बोल दिया कि विश्व में अभी आपने कहा विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं के लिए बड़ा काम किया, अच्छा काम किया। तो मैं उसमें तो मैं झूठ तो बोलता नहीं आपकी तरह। आप कांग्रेस ने 70 साल नहीं किया ना, मजबूत बनाया। आप विदेश में जाके बोलते हो, टीवी स्टूडियो में नाच जाते हो। कांग्रेस के साथ रहते हुए कम से कम आपका ठीक है एक मिनट। राजकुमार भाटी साहब, गांधी ने तो कहा, राजकुमार भाटी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। भाटी साहब, क्या आपको लगता है, जैसा कि संदीप दीक्षित कह रहे थे कि भाई एक ऐसे शख्स को आरएसएस ने बुलाया है, तो क्या यह माना जाए कि आरएसएस प्रणब मुखर्जी के विचारों को, उनकी आइडियोलॉजी को अब मानने लगी है? यह सवाल भी उठता है। आप इसे ऐसे ना देखिए कि प्रणब मुखर्जी साहब जा रहे हैं तो उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी बदल ली या वो संघ को सपोर्ट करने लगे। मैंने अपने वक्तव्य की शुरुआत में कहा था कि अगर आरएसएस अपने आप को बदलती है तो हम उसका स्वागत करेंगे और हम उससे प्रसन्न हैं, लेकिन इसका बदलना इतना आसान नहीं है। आरएसएस भ्रम उत्पन्न करती है, अफवाहें पैदा करती है, झूठ बोलती है। अब हमारे दुष्यंत नागर जैसे भाई भ्रम में आ गए। ये बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, इनको आरएसएस, ये सब एक ही तो संगठन है। ये बीजेपी तो आरएसएस की एक शाखा है, विश्व हिंदू परिषद भी आरएसएस की एक शाखा है, बजरंग दल भी आरएसएस की एक शाखा है। ये सब एक ही तो, इनकी विचारधारा तो एक जगह से चलती है। देखिए 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद बाबा नागार्जुन ने एक कविता लिखी थी। बाबा नागार्जुन हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए हैं कि बदल गई है भाव भंगमा, बदल गया है वेश, पर हृदय नहीं परिवर्तित होगा क्रूर कुटिलमती चाणक्यों का। बाबा नागार्जुन मानते थे इनका हृदय कभी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इनका हृदय परिवर्तन हो जाए तो हमें खुशी होगी। ये केवल भ्रम में डालने के लिए, दिखाने के लिए कि हम मुखर्जी को भी बुला रहे हैं, हम उसको भी बुला रहे हैं, उनकी बात इसको भी बुला रहे हैं। अरे डॉक्टर लोहिया को जिस दिन आप पढ़ लोगे आपका उद्धार हो जाएगा। डॉक्टर
ये नवीन जी और बीजेपी के लोग डॉक्टर लोहिया का बड़ा नाम लेते हैं, रामायण के परिप्रेक्ष्य में, आरएसएस के परिप्रेक्ष्य में। डॉक्टर लोहिया को, डॉक्टर अंबेडकर को और महात्मा गांधी को जिस दिन आप पढ़ लोगे, आपका उद्धार हो जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी। उनका अगर उनका थोड़ा भी अनुकरण कर लोगे, उनका तो आप कहीं भी दूर तक यानी आपके हिसाब से कोई चेंज नहीं हुआ, आपके हिसाब से कोई चेंज नहीं हुआ ना आइडियोलॉजी में, कोई सॉफ्ट हमें उम्मीद लिया गया। अगर चेंज हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चेंज होगा नहीं। है और ये केवल भ्रम में डालते हैं, केवल ठीक है, भ्रम में डालने के लिए। आरएसएस राष्ट्र विरोधी संगठन है, आपने कहा आरएसएस राष्ट्र विरोधी संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन नहीं बदली। आरएसएस मेरा निवेदन आपसे है, आप जरा मुझे ये बता दीजिए, लोकसभा के पटल पर समाजवाद के सबसे बड़े नेता डॉक्टर लोहिया ने कहा कि आप दुश्मन से, काले चोर से समझौता करना, लेकिन कांग्रेस से नहीं करना। यह लोकसभा की प्रोसीडिंग में है। उसके बाद भी आप लोग कांग्रेस की जाकर के तलवे चाटने लग गए। आखिर क्यों? क्या आप अपने नेता की बात नहीं मानते और दूसरे पर आरोप लगाते हैं? इसका जवाब है आपके पास। डॉक्टर लोहिया ने, चलिए डॉक्टर लोहिया ने, सुन लीजिए, जवाब दे रहा हूं। डॉक्टर लोहिया ने जिस काल के लिए बात कही थी, उस काल में हमने उसका पालन किया। उस काल में कांग्रेस से समझौता नहीं किया। हम हमेशा कांग्रेस के खिलाफ आपके लिए काल और भाजपा संघ के लिए उस काल में नहीं किया ना। क्या बात करते हैं? राजनीति में कुछ नामुमकिन थोड़ी होता है। हाँ। मुफ्ती मंजूर जियाई आज आप खतरनाक कह रहे हैं कि प्रणब मुखर्जी अगर आरएसएस के किसी प्रोग्राम में जाते हैं, आज आपका विरोध हम तो ये करेंगे। तो अच्छी बात है। संघ कोई आईएसआई या कोई पाकिस्तानी तंजीम थोड़ी है कि अगर वहां पर कोई जा रहा है, उसके मंच पर बैठ रहा है तो दिक्कत हो जाए किसी को। दिक्कत हो क्यों रही है फिर? देखिए समीर भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी जिम्मेदार शख्स यहाँ पर बैठे हैं वो सभी इस चीज़ को जानते हैं और समझते हैं कि दुनिया भर के 36 से ज़्यादा मुल्कों में आरएसएस फैली हुई है। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी फैली हुई है, 36 मुल्कों में, अलग अलग मुल्कों में। और हिंदुस्तान के अंदर हर कोने कोने में आरएसएस की शाखाएं बनी हुई हैं। वहाँ से वो लोग उसको अच्छी तरीके से ऑपरेट करते हैं। वो लोग चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, उस पर कैसा कंट्रोल बनाना है उनको बहुत अच्छी तरीके से इस बात को वो जानते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में आज से पहले से लेकर आज तक आपकी फिक्र और हमारी फिक्र ये चल रही है कि हिंदुस्तान को जोड़ा जाए। और आरएसएस ने हमेशा जोड़ने का कभी काम नहीं किया, बल्कि हमेशा तोड़ने का काम किया। मुसलमान मुक्त हिंदुस्तान बनाने की कोशिश की, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की। जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं वो कैसे मोहब्बती हो सकते हैं? उनके दिल में मोहब्बतें कैसे आ सकती है? आज अगर कोई ना कोई मतलब उनके सामने है या फिर कुछ ना कुछ उनका और मुसविदा है, आने वाले दिनों के लिए कुछ प्लानिंग है, उस प्लानिंग के तहत अगर वो काम कर रहे हैं तो ये चीज उनको मुबारक हो। लेकिन आपको ये बावर करा देना चाहता हूं समीर भाई, और दुनिया जानने लगी है हर एक के ऊपर में कैसा कंट्रोल जमाया जाता है। आरएसएस से इन लोगों को सीखना चाहिए, जो लोग पार्टी अपने आप को कहते हैं कि बहुत बड़ी पार्टी वाले हैं, कांग्रेस हो या समाजवादी या कोई और हो, इन पार्टियों को भी इनसे सबक लेनी चाहिए। क्योंकि इन्होंने अपने आप को मजबूत करने के लिए तंजीमें कितनी मजबूत की है। इनके पास आज तक कोई तंजीम मजबूत नहीं हो सकी, लेकिन आरएसएस ने अपने आप को इतना मजबूत किया है। मैं जरूर इतना कहना चाहूंगा कि बीजेपी के, आरएसएस के लोग कांग्रेस के अंदर, समाजवादी के अंदर, इनके घरों के अंदर घुसे हुए हैं, लेकिन इनको एहसास तक नहीं है। लेकिन आज जब हमारा मुल्क टूटेगा या हमारे मुल्क में कोई तकलीफ पहुंचेगी, हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान मिलकर के हिंदुस्तान की सेवा करेगा। इससे आप पॉजिटिव मानती हैं अपने लिए या फिर नेगेटिव मानती हैं कि आरएसएस के लोग हर पार्टी में जुड़े हुए हैं? बिल्कुल समीर, मैं आपको यही जवाब देना चाहूंगी कि मुसलमानों को शुरू से सिर्फ एक कंधा बनाया गया है आरएसएस के लोग हर पार्टी में। अगर जहां पे कभी आरएसएस या कभी बीजेपी नहीं थी, जिस आसाम में या बंगाल में सबसे बुरी हालत वहां पे है मुसलमानों की, और मुसलमान के रहनुमा जो बने फिरते हैं वो लोग मुसलमानों को डराते हैं सिर्फ आरएसएस के नाम पे। उन्हें समझना होगा कि सचमुच आरएसएस उनके घर में है, उनके दिल में है, उनके राष्ट्र में है। कभी डराने की कोशिश नहीं की है, लेकिन वो लोग जो खुलेआम तलवार लेकर चलते हैं, वो लोग जो खुलेआम गोलियों की ट्रेनिंग देते हैं, वो लोग जो खुलेआम लाठी डंडे और चाकू लेकर चलते हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय होती है? मुसलमान अगर कभी ऐसा लेकर चले तो उनके बारे में आप क्या सोचेंगे? अगर उस भारत को आप जानते हैं खुलेआम बंदूक चलाने की ट्रेनिंग आप देते हैं, खुलेआम तलवार आप बांटते हैं, खुलेआम तलवारों की ट्रेनिंग आप देते हैं, और आप हमें बताते हैं और आप हमसे ये कहते हैं कि आप हम डराते हैं। हम डराने वाले नहीं है लोग, हम तो मोहब्बत बांटने वाले लोग। बिल्कुल वही काम करो मुफ्ती साहब। समीर भाई, अरे खुलेआम कौन कर रहा है? ये हमने इंटरनेशनल निगाहें आप पर पड़ी हुई है। जो क्या कह रहे हैं आपके बारे में, इसराइल के बारे में बताइए ना। आप जैसे लोग और किसी की नहीं। अगर पढ़ा लिखा तबका देखेंगे तो मुसलमान है नहीं, समीर उसमें भाई, राष्ट्रीय औसत तक में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि आप उन लोगों को सिर्फ डराने का काम करते हैं, पढ़ाने की जहाँ बात होगी वहाँ फतवे जारी कर देंगे आप।
समीर भाई, लेकिन क्या लव जिहाद के नाम पर नहीं डराया जा रहा है मुसलमानों को? बीएसपी और बजरंग दल के लोग जो पूरी कौम को ब्लेम करने में वक्त नहीं लगाते, उनको नहीं जिम्मेदार मानेंगे? खुलेआम हिंदुस्तान का वातावरण खराब करते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? हिंदू ये चाहता है कि शहजाद भी कन्वर्ट ना हो, इसमें क्या ठीक है शहजाद, इसीलिए मैं कह रहा हूं कंफ्यूजन है आरएसएस की आइडियोलॉजी को लेकर, क्योंकि वीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठन भी उससे जुड़े हुए संगठन ही हैं, जिनकी सोच मुसलमानों को लेकर क्या है वो ये वक्त वक्त पर जाहिर करते रहे हैं। ऐसे में मुसलमान अपना रुख बदले तो कैसे बदले? जी समीर भाई, मैं सिर्फ एक 10 सेकंड में एक बात कहना चाहता हूं। भाटी साहब ने जो भी कहा और इससे पहले मुफ्ती साहब ने जो भी कहा, उस सारी बातों को मान लेते हैं कि आरएसएस देशद्रोही और आरएसएस मुस्लिम विरोधी एक तंजीम है। मेरा सिर्फ सवाल भाटी साहब से यह है कि इनकी नई नई बनी हुई सहेली मायावती जी आरएसएस के समर्थन से ही पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, तो ये इस लगे हाथ कह दे कि बहन मायावती ने गलत किया। पहले भाटी साहब ये कह दे कि आरएसएस के समर्थन के साथ जो मुख्यमंत्री बनी बहन मायावती, वो गलती की, वो ऐतिहासिक भूल थी, उसके बाद चर्चा करें हम लोग आगे। हाँ नहीं, लेकिन शहजाद मेरा सवाल पहले वो इसके ऊपर बात रखे। मेरा सवाल कुछ और था, जब उस समय भारतीय जनता पार्टी ने क्यों समर्थन दिया था? शहजाद, मायावती तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए। बजरंग दल आपने अभी देखा, जगह जगह पर हथियारों की ट्रेनिंग के कैंप्स की तस्वीरें आपने देखी होंगी। जगह जगह बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने बयान क्या दिया कि भाई लव जिहाद से मुकाबला करने के लिए हम अपनी सेना तैयार कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? मेरा सवाल यह है कि जब इस तरह से ब्लेम किया जाएगा तो फिर आप जब एकता की बात करते हैं तो उस पर शक होता है कि आप ही का संगठन, आप ही का ऑर्गेनाइजेशन एक ये काम कर रहा है और आप एकता की बात कर रहे हो, इफ्तार पार्टी कर रहे हो। आगे नहीं बढ़ने देते, समीर शहजाद कंप्लीट कर नहीं देने देते, उन फतवों पे नजर होनी चाहिए। समीर भाई, समीर भाई सेल्फ प्रोटेक्शन की ट्रेनिंग शुरू से देता है जी। समीर भाई जी, समीर भाई, ये जो भी कार्यक्रम आरएसएस और उनसे जुड़े हुए तंजीम कर रहे हैं, वो तो 1925 से कर रहे हैं। पिछले 48-50 साल में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने इनके ऊपर पाबंदी लगाने का काम क्यों नहीं किया? जब इतना प्रूफ है कि आप भी कह रहे हो कि ट्रेनिंग दे रहे हैं, लव जिहाद के नाम पे बांट रहे हैं, तो कांग्रेस ने इन पर एक टाइम पर पाबंदी लगाकर इनका खेल खत्म क्यों नहीं किया? तो मुसलमान भी ये सवाल कांग्रेस से ही पूछ रहा है, अगर वाकई में सच था तो क्यों नहीं इन्होंने बैन लगा दिया आरएसएस पे? लव जिहाद को जिस तरीके से पेश किया आपने, खुद इतनी लंबी चौड़ी मुहिम छेड़ी हुई थी उसके खिलाफ, हमने ना जाने कितनी डिबेट्स इस पर की हैं। अब आपको नहीं लगता क्या कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन जो काम कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं समाज बढ़ता है? मैं इसमें मेरे को समीर भाई कहना, लव जिहाद पे आप मुझसे पूछो। हाँ, मैं आ रहा हूं। नहीं, मेरे लगने नहीं लगने से कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जो सवाल पैदा होता है कि अगर ये देश के खिलाफ काम कर रहे थे तो आदरणीय राहुल गांधी जी, जो इनको फैसिस्ट कहते हैं, जब सरकार में थे तो फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई राहुल गांधी ने? क्या राहुल गांधी बीजेपी के एजेंट है, कांग्रेस जिम्मेदार है? दुष्यंत नागर या वो झूठ बोल रहे थे? राहुल गांधी कांग्रेस जिम्मेदार है, पाबंदी लगा सकते थे आप। शहजाद खुद जिम्मेवार है, जब ये भी तो सरकार में शामिल था और इसको पता था आज खुलासे कर रहे हैं, तो तब इन्होंने क्यों नहीं किया खुलासा? तो रोज मांग करता था। राहुल जी तो मिनिस्टर नहीं थे, तो रोज राहुल जी एमपी थे मात्र। राहुल जी तो कुछ लेना देना नहीं था सरकार से। राहुल जी का क्या लेना देना था? सरकार कौन चला? सांसद का क्या लेना देना? ये तो मंत्रालय में कार्य कर रहे थे, इन्होंने क्यों नहीं किया? इन्होंने तो कहा मैंने फाइल देखी आरएसएस के खिलाफ, ये तो बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन इन्होंने किया। क्या तो ये कि मैंने फाइल देखी, वो फाइल बचाने के लिए उनके योद्धा खड़े रहते हैं। नहीं, ये कौन सी फाइल है भाई? सोनिया गांधी को दी, सोनिया गांधी ने नहीं किया कुछ। सोनिया गांधी को दी गई। आप क्यों बोल रहे हैं? देखिए सारे सबूतों की फाइल पहुंची, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। क्या राहुल गांधी के एमपी थे नागर साहब? इसी बिना पर तो मुफ्ती साहब कह रहे हैं आरएसएस के लोग हर जगह हैं। पाला बदलने की, नागर साहब क्या राहुल पाला बदलने की जल्दी लगी थी। एक एमपी की हैसियत से नजरे कहीं पे, निशाना कहीं पे, बैठे कहीं पे, निशाना इधर था। नागर साहब, तो ये तो इनकी बातों से परिलक्षित होता है। नहीं देंगे जवाब आप। कौन सा? राहुल गांधी क्या एक एमपी की हैसियत से काम करते थे? वो तो कह रहे यूपी के अरे चेयरपर्सन को प्रधानमंत्री के नोटिफिकेशन को सड़क पर लाके फाड़ने वाला व्यक्ति। मैं भी फाड़ सकता हूँ, आप भी फाड़ सकते हो। क्या भारत का नागरिक फाड़ सकता है? भारत का नागरिक? हाँ, क्यों नहीं फाड़ सकता? उसको लेकर मैंने फाड़ा नहीं है, मैंने जलाया है। अरे भूमि अधिग्रहण कानून के
लिए जो आपने ऑर्डिनेंस लाए थे वो हमने जंतर मंतर पे 15,000 लोगों के सामने मैंने जलाया है। राहुल गांधी जी ने तो सिर्फ फाड़ा था। लालू यादव आज उसी की तो सजा भुगत रहे हैं। लालू यादव उसी की तो सजा भुगत रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि उन्होंने फाड़ दिया था। नहीं फाड़ते तो लालू यादव आज अंदर नहीं होते। 60 वर्षों में जो बोया है वो काटेगी 60 वर्षों तक। हाँ, ये उसकी स्थिति है। दूसरी बात, आपने लव जिहाद के ऊपर बात करी थी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप सब जानते हैं द नेम ऑफ लव जिहाद के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री जी जिसको हमने तो काफी स्टडी किया भी है, उसको दिखाया भी है। और दूसरी बात, लव जिहाद जो उत्तर प्रदेश, बिहार या ऐसी जगह जिनको आप लव जिहाद कह करके डायल्यूट करते हैं, वो लव जिहाद हम नहीं करते, आपके अपने लोग करते हैं, बजरंग दल के लोग करते हैं। सुन लीजिए, जहां लड़का लड़की दिख गए अलग धर्म के कह दिया लव जिहाद। हाँ, मैं बता रहा हूँ, इसको मीडिया उसको लव जिहाद का नाम देकर मीडिया नहीं देती, आपके बजरंग दल के लोग देते हैं। जिहाद जो चल रहा है वो एक सुनियोजित साजिश है जो केरल में चल रहा है, जो इस समय वेस्ट बंगाल के अंदर चल रहा है, जहां एक सुनियोजित साजिश के तहत कर्नाटका में भी, जहां से कर्नाटका मैंगलोर और मल्लमपुरम और ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में कासरगोड डिस्ट्रिक्ट से लेकर के 35,000 से ज्यादा लड़कियां गायब हैं। आज उसकी कोई बात करने वाला नहीं है। जब हम उसकी बात करते हैं तब हम कर रहे हैं, आपकी है, हम तो दिखा रहे हैं। लीजिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो धोखाधड़ी करके शादी कर रहे हैं, सरकार है उसके समर्थन में खड़ी है। लव जिहाद कौन कहते हैं? उसके समर्थन में खड़ी है, कोई नहीं बोलता उसके बारे में। धोखाधड़ी करके इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई, कोई पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष में धोखाधड़ी करके जो लोग शादी कर रहे हैं, अपना नाम बदलकर गुमराह कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। धोखाधड़ी जो लोग कर रहे हैं, जो 420 है, उनके खिलाफ एक्शन से किसने रोका? नहीं, ये कितने केसों की जांच कर रही है? 89 केस है केवल। उसके बाद अब लगातार एक छोटे छोटे केसों को लेकर के मामले को डाइल्यूट करने का काम करते हैं। कांग्रेस या उसके सहयोगी दल आज इस देश के अंदर जिस प्रकार से विघटनकारी ताकतों को समर्थन दे रहे हैं, वो देश के लिए बहुत घातक है। उसको समझने की आवश्यकता है। चलिए, अच्छी बात है, आपने बीएचपी और बजरंग दल के लोग जिस तरह से लव जिहाद को आगे बढ़ाते हैं, उसको कम से कम सपोर्ट नहीं किया। ये अच्छी बात है, सपोर्ट किया है। एक बात कहना ये अच्छी बात है। मैं बिल्कुल मैं कह रहा हूं, लव जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से कांग्रेस, कम्युनिस्ट और उसके सहयोगी दल एक सुनियोजित साजिश की तरह देश को, केरल को पैसा घटाते हो आप, वो एक घातक है, नवीन जी। घातक है। लव जिहाद की बात करके आप डीजल के बढ़े हुए दामों को छुपाना चाहते हो। एक पैसा कम किया है आपने, एक पैसा की क्या वैल्यू है? आपको किसान मर रहा है, समय नहीं है। ठीक है, मुफ्ती साहब जवान एक और चर्चा करेंगे। क्या बात चाहिए? मुफ्ती साहब, कांग्रेस के हालात है वो, कांग्रेस का सुनिए ना, कांग्रेस के बोए बीज बो रहे हैं। कांग्रेस के बोए बीज काट रहे हैं हम। डीजल का एक कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया। आज आप कितना बचा लीजिए, इससे बचेगी नहीं। अच्छा नवीन, ठीक है। मुफ्ती साहब, इफ्तार पार्टियों से कुछ बदलेगा? जब तक जमीन पर हालात नहीं बदलेंगे तो कांग्रेस को तब तक इतने सालों तक क्यों देती रही हो कांग्रेस, सपा? देखिए समीर भाई, इफ्तार पार्टियों से कभी कल भी कुछ बदला नहीं था और आज भी कुछ बदला नहीं है और आने वाले दिनों में भी इफ्तार पार्टियों से कुछ बदलने वाला नहीं है। बल्कि हमारे मोहन भागवत साहब हमेशा ये कहते हुए आए हैं और हम सब सुनते हुए आए हैं और आप भी सुने होंगे, उन्होंने कहा था कि देश की सुरक्षा सही मानों में आरएसएस ही करती है, क्योंकि देश जब तक आरएसएस है तो देश सुरक्षित है। तो ये कहने वाले लोग जब तक हिंदुस्तान में रहेंगे और इस तरीके की बातें करेंगे तो इफ्तार पार्टियों से कुछ कल ना बदला था, ना बदला है, ना आने वाले दिनों में बदलेगा। मुसलमान भी इस देश में इसीलिए सुरक्षित हैं क्योंकि संघ है। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि क्यों इस देश में कानून का राज नहीं है क्या? मतलब संघ ही कर रहे हैं सब कुछ। प्रज्ञा जी, इसी तरह की बातों से कंफ्यूजन फैलता है। जब आप ये कहते हैं हमने अपनी अलग एक प्राइवेट आर्मी बनाई हुई है देश की रक्षा के लिए, क्यों भाई सेना नहीं है क्या इस देश में? पुलिस नहीं है क्या इस देश में? आप बांग्लादेश से तैयार होने में 6 महीने लगेंगे, इनको 3 दिन लगेंगे। मुसलमान तो सब संघ के साथ आ जाएंगे, तो आपको फिर अलग मुसलमान दिखाया हुआ, डरा हुआ मुसलमान कहाँ से आप दिखाएंगे? तो उसके लिए आप रोहिंग्या लेके आएंगे, आप बांग्लादेशी लेके आएंगे और आप फिर दिखाएंगे कि ये देखिए डरा हुआ मुसलमान है, ये रोहिंग्या है, ये बांग्लादेश। आप बताइए अवैध रूप से रह रहे कितने नागरिकों को बाहर भेजा है? हम डरने वालों में से नहीं है साहब। मुफ्ती साहब, उस कांग्रेस को आप छोड़िए। मुफ्ती साहब डरने वाले नहीं है, बल्कि अपने मुल्क की ताज़ीम के खातिर अपनी जान से हैं। मुंबई के मुफ्ती, अपने मुल्क की हिफाजत कीजिए, अपने मुल्क की हिफाजत कीजिए। हमें अपने। अच्छा, शहजाद मुस्कुरा रहे हैं। शहजाद, कुल मिलाकर प्रज्ञा जी जो बात कर रही है, भाई आरएसएस से डरने की जरूरत नहीं है और पॉलिटिकल पार्टीज ने बेमतलब का डर दिखाया है आरएसएस को लेकर, ये बात मानते हैं क्या आप? अब नहीं, अगर ये बेमतलब का डर नहीं होता और वाकई में आरएसएस इतनी खराब है, इसमें आतंकवाद चल रहा है, सारी चीजें होती, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी की सरकार इस पे पाबंदी लाती। अब राहुल गांधी कोई साधारण एमपी तो थे नहीं। जो दुष्यंत नागर कह रहे हैं वो कोई
इसको खरीदेगा नहीं इस बात को। बता दीजिए राहुल गांधी असाधारण कैसे थे। राहुल गांधी आप थोड़ा इस पे भी प्रकाश डाल दीजिए, उनकी असाधारणता पे भी व्याख्या कर दीजिए। मैं बताता हूँ। सुनिए, आदरणीय सोनिया गांधी जी के घर पे फाइलें जाती थी, ये मैंने नहीं, संजय बारू ने अपनी किताब में कही है भाई। संजय बारू जो मीडिया एडवाइजर थे प्राइम किताब में क्या लिखा उन्होंने कहा है कि वहां पे फाइलें जाती थी, वो क्लियर करती थी। क्या बात है, क्या बात है। किताब पे डिबेट नहीं है। अरे भाई ऐसे नहीं होगा ना भाई। लिखा कौन सा आपने देखा था? सरकार भाई आप ये बताइए, राहुल जी को प्रधानमंत्री कोई भी फैसला लेने से पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी को कौन से अधिकार प्राप्त है, इस पर डिबेट ही नहीं है भाई। यहाँ तो डिबेट ये हो रही है कि आरएसएस की अपनी आइडियोलॉजी बदलने के लिए तैयार है, कुछ उसने अपना स्टैंड सॉफ्ट किया है, या फिर जो लोग आरएसएस की तरफ खिंचे चले जा रहे हैं वो अपनी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं बदलने के लिए तैयार हुए हैं। स्टैंड बदल कौन रहा है, इस पर डिबेट थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। वक्त खत्म हो गया भाटी साहब, वरना आपके पास जरूर आता, माफ कीजिएगा। फिलहाल आज इस डिबेट में मेरे साथ बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 उर्दू पर जारी रहेगा। शब बखैर।